हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू पीपल आर डूइंग रियली गुड। आप सबने पुरानी वाली वीडियो जरूर देखी है एंड यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वाज डीबीएमएस। डीबीएमएस की इंट्रोडक्शन, डीबीएमएस के बारे में, डीबीएमएस के मॉडल्स, डीबीएमएस की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, आप सभी ये चीजें मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज अपॉन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसकी इंपॉर्टेंस, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और आज का लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज हम उसके अंदर मेमोरीज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। पेपर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा हुआ है और मेमोरी का क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछा हुआ है। ये दोनों चीजें आज हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर व्हिच इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। So we're going to start with the topic which is called system software. Now what is system software? एक ऐसा सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर which is only and only meant for your system, not for user. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बना हुआ है बट यूजर के लिए नहीं बना हुआ है। ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? I will just try to draw a diagram for you. हमेशा सबसे ऊपर होता है यूजर, यूजर के बाद हमारे पास होते हैं एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, देन वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड देन वी हैव अ लेयर ऑफ हार्डवेयर। यूजर इंटरैक्ट्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्काइप, वर्ड, PPTs, they all are come under application software. System software आपके है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एग्जांपल के तौर पर विंडोज, विंडोज 7, विंडोज 10 एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर आपके होते हैं जैसे रैम, योर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, CPU, ये सब आपके हार्डवेयर में आते हैं। Now when you analyze this diagram, if you see this diagram, what is happening in this diagram? The user is only interacting with the application software. You are the user. आप अपने कंप्यूटर पे जिस आइकॉन्स पे डबल क्लिक करते हैं उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूजर हमेशा इंटरैक्ट करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यूजर इंटरैक्ट करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसपे वो डबल क्लिक करेगा। जैसे वो डबल क्लिक करेगा वो प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अंडरस्टैंड करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद हार्डवेयर को कमांड देगा टू रन। और जब हार्डवेयर रन करेंगे तो आपकी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग की जाएगी। रिमेंबर दिस डायग्राम। यूजर इंटरैक्ट करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ। अगर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लोड बढ़ जाता है, अगर सपोज स्काइप पे लोड बढ़ गया तो वो स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्रैश कर देगा और हार्डवेयर को प्रोटेक्ट कर लेगा। इसका मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ मिडलवेयर between application software
and a hardware. Try to see here. ये है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये है आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये है आपका हार्डवेयर. तो दिस इज एक्टिंग एज अ मिडलवेयर और इट इज एक्टिंग एज अ इंटरफेस जो इसको और इसको आपस में इंटरैक्ट करवा रहा है, कम्युनिकेट करवा रहा है. So basically this is the system software. जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक स्काइप, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लाइक सीपीयू एंड रैम, इसके बीच में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज योर Windows 7 or Windows 10 is interacting with the hardware and application software, and this is your operating system. Okay, so let's start with this topic. System software is a software, is a computer software that is designed to operate the computer hardware and give and maintain platform for running the application. So ये हार्डवेयर को भी रन करता है और ये एप्लीकेशन को भी रन करता है. Well, the most important widely software is operating system like your Windows. Operating system is a set of computer program that manages computer hardware resources and act as an interface. A very important word, interface. Interface का मतलब होता है middleware. It is acting as a middleware between किस किस के बीच में middleware है? Between application software and hardware. इनके बीच में it is acting as a middleware. The operating system is the vital component. Operating system क्या है? It is the vital component of the system software in the computer system. Vital means very important. Application program usually requires an operating system. किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है. That provides a convenient environment. इस environment को क्या बोलते हैं? GUI, graphical user interface, for the user to executing the programs. Computer hardware with operating system is called to be an extended machine. That means it's a very powerful machine. When you have hardware plus operating system is a very super machine. Super machine का मतलब होता है which can do lot of activities. Example देखिए, example you have operating system 8, 10, OS X, Linux. These are some examples of it. Now let's see the activities which is performed by operating system. One of the first activity is performing hardware functions. Now जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को रन करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर को रन करती है. दैट मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम टू परफॉर्म टास्क हैव टू ऑब्टेन इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या है? आपका हार्डवेयर. इनपुट दिया जाता है कीबोर्ड के थ्रू और रिट्रीव डेटा and disk to facilitate on the monitors. Check it out. कीबोर्ड है हमारे पास, कीबोर्ड के थ्रू आप इनपुट कर रहे हैं और कीबोर्ड इज ऑब्वियसली हार्डवेयर. कीबोर्ड के थ्रू इनपुट हो रही है, फिर देन प्रोसेसिंग हो रही है एंड जो आपका मॉनिटर है उसके ऊपर आउटपुट मतलब डिस्प्ले हो रहा है. दिस इज ऑल्सो हार्डवेयर and processing is done by your operating system. So what that means in this point, performing hardware functions.
हार्डवेयर फंक्शनैलिटी करने के लिए, ये भी हार्डवेयर, ये भी हार्डवेयर, ये चलाने के लिए आपको चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम. बोथ आर हार्डवेयर. सो व्हाट दे से, अचीविंग ऑल दिस फैसिलिटेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. सब ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है. ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ इंटरमीडिएरी. इंटरमीडिएरी क्या होता है? मिडिल मैन. मिडलवेयर, बीच वाला. इट इज एक्टिंग एज ए इंटरमीडिएरी बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द हार्डवेयर. सेम डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया, इट इज द इंटरमीडिएरी. देखिए, इट इज द मिडलवेयर बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. Next point is called user interface. Now, what is user interface? The meaning of user interface is GUI. What is GUI? Graphical user interface. Example विंडोज का लो. जब विंडोज लॉन्च हुई थी तब विंडोज के अंदर GUI था, एक यूजर फ्रेंडली एनवायरमेंट था. इफ यू रिमेंबर, विंडोज से पहले हमारे पास DOS हुआ करता था. इफ यू रिमेंबर, योर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. इफ यू रिमेंबर दैट ब्लैक कलर की स्क्रीन, उस ब्लैक कलर की स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखता था. देयर वाज नो ग्राफिक्स, नथिंग. अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको इस कंप्यूटर पे भी वो ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखा सकता हूं. लेट मी जस्ट शो यू दैट ब्लैक कलर की स्क्रीन. वो आज भी है हमारे पास. CMD लिखिए अपने कंप्यूटर से, आप एंटर मारिए. ये देखिए, ये जो आपका ब्लैक कलर की स्क्रीन दिख रही है आपको, नाउ दिस इज DOS, ये DOS है. तो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड DOS. और पहले जमाने में हमारे पास विंडोज नहीं हुआ करती थी, ऐसी ब्लैक कलर की फुल स्क्रीन हुआ करती थी हमारे पास. दिस होल बिग स्क्रीन वाज द इंटरफेस फॉर अस, एंड दिस इज नॉट यूजर फ्रेंडली. So now these days we have a user friendly interface, not like black screen. This is called command prompt. कमांड, जो मैंने ब्लैक कलर की स्क्रीन अभी खोली है ना, इसको कमांड प्रॉम्प्ट. आज हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं. ये ब्लैक कलर की स्क्रीन अब पुराने जमाने की हो चुकी है. अब हमारे पास विंडोज है. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी यूजर फ्रेंडली, विच इज GUI बेस्ड, ग्राफिकल यूजर बेस्ड, which makes a user friendly environment and very convenient to use it. Now look at it. An important function of any operating system is to provide user interface. If you remember DOS days, DOS, it had a command based user interface, that is text commands, where computer to execute any command. But today we have GUI. आजकल हमारे पास है GUI, graphical user interface, which uses icons. आपकी कंप्यूटर पे आइकॉन्स होते हैं ना, मेन्यूज, which is makes more easy for us to operate. आगे बढ़ते हैं. Next is called hardware independence. Next is called hardware independence. Now, इसको समझने का एक तरीका है हमारे पास. समझिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, इट इज एक्टिंग एज अ प्लेटफॉर्म. इट इज एक्टिंग एज अ प्लेटफॉर्म ताकि हम एप्लीकेशंस को रन कर सकें. एप्लीकेशन को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे विंडोज है. विंडोज हर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसे कहते हैं हम API.
उसे हम एपीआई बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है एक प्लेटफॉर्म। अब इस एपीआई के अंदर, इस पर्टिकुलर एपीआई के अंदर हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट शुरू करते हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एपीआई होता है। अगर सपोज मैं एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूं, मुझे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिमाग के अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सोचना पड़ेगा, मुझे हार्डवेयर के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं और वो सॉफ्टवेयर विंडोज पे चलेगा या एंड्रॉयड पे चलेगा, तो मैं सिर्फ एंड्रॉयड के बारे में सोचूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे मोबाइल का कैमरा कौन से मेगापिक्सल का होगा। मैं ये नहीं सोचूंगा सॉफ्टवेयर बनाते हुए या ऐप बनाते हुए कि हमारी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी। मैं सिर्फ इतना सोचूंगा कि मेरी बनाई हुई ऐप विंडो प्लेटफॉर्म पे चलेगी, एंड्रॉयड पे चलेगी या एप्पल के लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे, फोन पे चलेगी, आईफोन पे चलेगी। सिर्फ इन तीन चीजों के बारे में मैं हमेशा सोचूंगा। इन तीनों चीजों के अलावा मैं बिल्कुल हार्डवेयर के बारे में नहीं सोचूंगा। और ऐसा इसलिए है कि जब भी एक डेवलपर, एक प्रोग्रामर प्रोग्राम्स बनाता है, एप्लीकेशंस बनाता है, ऐप बनाता है, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एक प्लेटफॉर्म देता है जिस प्लेटफॉर्म की मदद से वो ऐप को बनाएगा। जैसे अगर कोई विंडोज की एपीआई पर, विंडोज कंपनी की, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एपीआई पे अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, वो सॉफ्टवेयर सिर्फ विंडोज के लैपटॉप्स और फोन में ही चलेगा। अगर मैं एपीआई यूज करता हूं एंड्रॉयड की, तो जो सॉफ्टवेयर मैं बनाऊंगा वो सिर्फ एंड्रॉयड में ही चलेगा। अगर मैं एपीआई यूज करता हूं आईओएस की, तो जो सॉफ्टवेयर मैं इस एपीआई में बनाऊंगा वो चलेगा ही सिर्फ आईफोन के अंदर। और जो मैं एपीआई विंडोज की यूज करूंगा, तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ विंडोज 7, 8.1 या विंडोज 10 में ही चलेगा और किसी में नहीं चलेगा। दैट मीन्स हर ऑपरेटिंग सिस्टम की एपीआई होती है, जिसका मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का इतना फायदा हो गया कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा, सॉफ्टवेयर को बनाते हुए वो सिर्फ उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सोचेगा, बट नॉट हार्डवेयर। हार्डवेयर के बारे में नहीं सोचेगा, जिसकी वजह से आपका जो हार्डवेयर है वो इंडिपेंडेंट हो गया। आपका जो हार्डवेयर है वो इंडिपेंडेंट हो गया। Look at the material. Every computer could have different specification. हर कंप्यूटर की different specification होती है and configuration of the hardware. We have operating system which provide API. Operating system हमें API provide करता है, which can be used by application developers. जिन्होंने application software बनाना है वो इस API का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं इस API का इस्तेमाल? To create application software, ताकि वो सॉफ्टवेयर का बना सकें। Thus, ऑपरेटिंग सिस्टम गिव अस हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। इसकी वजह से हमें हार्डवेयर इंडिपेंडेंस मिल जाती है। नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? राइट, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन मेक सो मेनी फोल्डर्स। फोल्डर में सब फोल्डर्स, देन आपके पास ड्राइव्स बनी हुई हैं। आपके पास सी ड्राइव है, डी है, ई है, एफ है। So management becomes so easy. Management become easy. Why management become easy? Because operating system की मदद से आप फोल्डर्स बना सकते हो, सब फोल्डर्स बना सकते हो और ड्राइव्स में भी डेटा रख सकते हो अलग अलग ड्राइव के अंदर, which makes the software to be a very good in memory management.
So memory management is a feature of operating system that allows to control how the memory is accessed and maximize the available memory. Maximize कैसे कर सकते हो? C डी ड्राइव को आप रख सकते हो 100 GB का, E और F को कंबाइन करके आप 200 GB रख सकते हो. So that means you can, it is very easy to have a मेमोरी की मैनेजमेंट करना. ठीक है. So operating system also provide virtual memory and which can be here. अब वर्चुअल मेमोरी क्या होती है ये मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा, आज के लेक्चर में बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगा कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है. ये लास्ट में हम सीखेंगे. टास्क मैनेजमेंट, इट इज वेरी इजी. अगेन आपने अपने कंप्यूटर में एक टास्क मैनेजमेंट जरूर किया होगा. टास्क मैनेजमेंट इज वेरी इजी. आपके कंप्यूटर में बहुत सारे टास्क होते हैं, मेनी टास्क. यू कैन गिव प्रायोरिटी. सारे टास्क में से कौन कौन से टास्क को प्रायोरिटी देनी है, क्या करते हो आप? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट बटन दबाते हो. आई होप आप में से काफी लोगों ने ट्राई मारा होगा. कंट्रोल बटन ऑल्ट प्लस डिलीट बटन जब आप दबाते हो तो टास्क मैनेजर खुल जाता है. उसके अंदर एक बॉक्स होता है, उसमें सारे टास्क होते हैं एंड यू कैन इवन गिव प्रायोरिटी कि कौन सा टास्क आपका पहले होना चाहिए, कौन सा टास्क आपका लेटर ऑन होना चाहिए. यू कैन डू दैट प्रायोरिटीज इन टास्क मैनेजमेंट. गो एंड ट्राई एट होम. Task management feature operating system helps in allocating the resources to make optimum utilization of resources. Optimum कैसे? By giving priority. This facilitates user to work with more than one application at a time. So आज priority देने की वजह से the advantage you're getting is आज you can have multitasking only because you have priorities. मल्टीटास्किंग पॉसिबल है एंड ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग. टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट क्या होता है? टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट बता देता हूं. जैसे आप अपनी विंडोज में मल्टीपल लॉगिन्स करवा सकते हो. आपने ट्राई किया होगा, आपकी विंडोज के अंदर 2 लॉगिन्स बन सकते हैं, एक आपका अपना, एक आपके ब्रदर का, एक सिस्टर का, फादर का. मल्टीपल लॉगिन्स बना सकते हो एंड दैट इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग. ये टाइम शेयरिंग भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से मैनेज की जाती है. सो मल्टीटास्किंग विच इज मोर देन वन एप्लीकेशन यू कैन ओपन एंड ऑल्सो अलाउज मोर देन वन यूजर टू कम इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग. तो 2 कंसेप्ट है आपके, टाइम शेयरिंग का और मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट, विच इज डन बाय टास्क मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज नेटवर्किंग कैपेबिलिटी. नेटवर्किंग कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नोटिफाई करता है. देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्किंग? नेटवर्किंग का मतलब होता है कनेक्टिविटी. ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको बताता है कि आप इंटरनेट से, वाईफाई से कनेक्टेड हो के नहीं. दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम विच टेल्स यू. जैसे आप तार लगाते हो, आप देखते हो कि तार लगाते ही ऑपरेटिंग सिस्टम नोटिफाई करता है कि आप वायरलेस डिवाइस से कनेक्ट हो चुके हो. इवन वाईफाई कौन से सिग्नल रिसीव हो रहे हैं वो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप ये सिग्नल नहीं देख सकते. ऑपरेटिंग सिस्टम कैन प्रोवाइड सिस्टम विद फीचर्स एंड कैपेबिलिटी टू हेल्प कनेक्ट कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल विंडो 8 गिव्स अस एक्सीलेंट कैपेबिलिटी टू कनेक्ट टू इंटरनेट. ओके, आगे बढ़ते हैं. Logical access security. Now security is given by obviously operating system. What is security? Now look at the security part. Security is concerned with ID and password. आपके सभी के लैपटॉप्स में ID and password होता है जिसकी वजह से security enable हो जाती है. Operating system provide logical security by establishing procedure of identification and authentication by using user ID and password. It can also log the user's access, thereby providing security control. Next is file management. File management is nothing
It keeps a track of where each file is stored. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फोल्डर्स बने, इस पे क्लिक करते हैं, फाइल्स की पूरी लिस्ट खुल जाती है। वहां लिखा होता है मॉडिफाइड डेट, साइज, सब चीजें लिखी होती है जब आप फोल्डर पे क्लिक करते हो। और दिस होल पार्ट इज कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट। इवन यू कैन नो दी लोकेशन, सी ड्राइव डॉट ऑट फलाना फलाना, सब लोकेशन आपको मेंशन की जाती है। So look at it, file management operations keep a track where each file is stored and who can access it based it provides the file retrieval process. So this is what it is, your operating system. आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर, आई होप आप सभी को मालूम है इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। यू हैव प्लेंटी ऑफ इनपुट डिवाइसेस, यू हैव वेबकैम्स, माइक्रोफोन्स, कीबोर्ड्स, बारकोड, स्कैनर्स, स्टाइलस। These all are your input devices. It's very simple topic. I hope you can do it by yourself. Then you have processing devices. The main processing device you have is the CPU. CPU is the processing device. Now what is more important for us to do is now the topic we're gonna start is called memory. हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। Now let me just talk about little bit of the memory. हमारे कंप्यूटर में बहुत तरह की मेमोरीज होती हैं। For example, we have on the top we have hard disk is a very big memory. After hard disk we have RAM, again bit little छोटी hard disk है। RAM से छोटी हमारे पास होती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी से नीचे हमारे पास होती है वर्चुअल मेमोरी। The last but not the least we have called registers. अगर आप इस मेमोरी को देखें, आपकी इस मेमोरी के अंदर जो साइज होता है आपका, साइज गोज फ्रॉम नीचे से ऊपर। दिस इज दी साइज। सबसे बड़ा साइज है हार्ड डिस्क का और सबसे छोटा साइज है रजिस्टर्स का। पर जब बात आती है स्पीड की, स्पीड के मामले में हम हैं उल्टे। सबसे हाई स्पीड है रजिस्टर्स की और सबसे स्लो स्पीड है हार्ड डिस्क की। सबसे बड़ा साइज है बिग साइज हार्ड डिस्क का, सबसे छोटा साइज है रजिस्टर्स का। इस तरीके से हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं, मेमोरी को डिवाइड करते हैं। ये ध्यान रखिएगा बिकॉज वी स्टार्टिंग विद द मेमोरी पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेमोरी or the storage devices. The first memory we have is called internal memory. What are internal memory? To understand internal memory, I need to teach you first another thing. You have CPU. हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि CPU के दो मेन कंपोनेंट्स हैं। इफ यू रिमेंबर, हमें सिखाया जाता था CPU के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक है CU और एक है ALU। यू डन दिस थिंग इन स्कूल बिफोर, बट विद टाइम इसके अंदर अपग्रेडेशन आते रही। CPU के दो पार्ट नहीं है, CPU का तीसरा पार्ट भी है विच इज कॉल्ड रजिस्टर्स। रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है, एक मेमोरी है, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया, रजिस्टर्स आर दी मेमोरी। इट इज स्मॉल इन साइज एंड हाई स्पीड।
तो सीपीयू के अंदर हमारे पास सीयू और एक हिस्सा हमारा एएलयू का तो होता ही है, बट हम रजिस्टर्स को भी सीपीयू का एक इंटरनल पार्ट मानते हैं। सो सीपीयू के अंदर मतलब सीपीयू के इंटरनल एक मेमोरी है और इस मेमोरी को हम कहते हैं रजिस्टर्स। सो आप में से अगर किसी ने भी पहले सुना हुआ है कि सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, व्हाट इज कॉल्ड सीयू एंड अदर इज एएलयू, आई एम टेलिंग यू एन एडिशनल इंफॉर्मेशन कि आपने स्कूल में जो पढ़ा था बिल्कुल गलत था। सीपीयू के तीन हिस्से होते हैं, वन इज कॉल्ड सीयू, एएलयू एंड थर्ड वन इज अ मेमोरी विच इज कॉल्ड रजिस्टर्स। ये बहुत छोटी होती है क्योंकि ये सीपीयू के अंदर होती है और इसमें हमेशा फास्ट प्रोसेसिंग की जाती है बिकॉज वो सीपीयू के अंदर ही लगी हुई है। जो भी चीज सीपीयू से जितनी दूर होगी उसकी प्रोसेसिंग की जो स्पीड होगी उतनी स्लो होगी। हार्ड डिस्क सीपीयू से बहुत दूर है जिसकी वजह से हार्ड डिस्क स्लो है। जो जितना नजदीक होगा सीपीयू के उसकी प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ज्यादा होगी। ये लिख लीजिएगा साइड पे कहीं पे, याद रखिएगा। सो if I start with internal memory, you'll see that registers are called to be what? Internal memory. Why? Because it is within the CPU, which are very fast and very small. Primary memory हमारी दो होती है, one is called RAM, another is called ROM. RAM and ROM is called to be the primary memory. These are the devices in which any location can be accessed in order. RAM पढ़ लेते हैं। रैम और रोम के बारे में क्या चीज होती है? रैम इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। ये भी आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जो होती है, इट इज कंप्लीटली वॉलेटाइल इन नेचर। ये वॉलेटाइल इन नेचर होती है। वॉलेटाइल नेचर का मतलब होता है जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं और दोबारा ऑन करते हैं तो रैम मेमोरी के अंदर जो भी चीज होती है बिल्कुल साफ हो जाती है, डिलीट हो जाती है। बट जो आपकी रोम है, रोम हमेशा फिक्स रहती है। रोम और रैम में क्या डिफरेंस है? स्कूल के टाइम पर आपने जरूर इसको स्टडी किया होगा, मैं फिर भी उसको बता देता हूं। एक होती है हमारे पास रैम, एक होती है हमारे पास रोम। रैम जो होती है वो वोलेटाइल इन नेचर होती है, वोलेटाइल, और ये नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है ऑल डेटा इज डिलीटेड व्हेन पावर इज ऑफ। और नॉन वोलेटाइल डेटा remains same even when power is off. रोम रैम के अंदर यूजुअली जो यूजर होता है, यूजर के जो टास्क होते हैं वो रैम में रन करते हैं। और रोम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जिन्होंने कंप्यूटर बनाया होता है वो डेटा रखती है खुद, विच कैन नॉट बी चेंज। So this is the difference between RAM and ROM. So size of RAM, साइज जो होता है रैम का वो ऑब्वियसली बड़ा होता है, बिगर इन साइज। पर जो रोम का साइज है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू योर रैम। एज कंपेयर टू रैम। सो डिफरेंस है आपका रैम और रोम के बीच में, ध्यान रखिएगा इस डिफरेंस को। और दोनों के दोनों रैम और रोम दोनों के दोनों आपके प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं। सो योर प्राइमरी मेमोरी विच इज योर रैम एंड रोम, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज रीड राइट मेमोरी, दिस इज रीड राइट मेमोरी। इंफॉर्मेशन कैन बी मॉडिफाइड एंड इट इज वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल नेचर का मतलब है इट इज लॉस्ट एज सुन एज द पावर इज टर्न ऑफ। बट दैट वन इज ओनली रीड मेमोरी। लिख लीजिएगा यहां पर, दिस ओनली रीड मेमोरी
नॉन वोलेटाइल इन नेचर मतलब it is still remains same even the power is off. They are used to store small amount of information. बहुत थोड़ी information रखते हैं हम. Information can be read but not modified, not changeable. Generally used by manufacturers to store data and programs. Now this is your memory. This is called ROM. Now let's go ahead and talk about cache memory. Now what is cache memory? अभी अगर आप डायग्राम देखें, so I told you this is the cache memory. कैशे मेमोरी स्लो स्पीड और हाई स्पीड के बीच में एक कंप्यूटेशन है, मैनिपुलेशन है. ऐसे कुछ प्रोग्राम्स, ऐसे कुछ डेटा जिनको प्रोसेस करने के लिए ना हमें बहुत फास्ट स्पीड की जरूरत है, ना हमें बहुत स्लो स्पीड की जरूरत है, उस सिचुएशन में कैशे मेमोरी हमारा काम आती है. कैशे मेमोरी जो हमारी होती है, जो हमारी कैशे मेमोरी होती है ना, वेरी इंटरेस्टिंग मेमोरी. इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ टेम्परेरी मेमोरी. इस टेम्परेरी मेमोरी में जितनी आपकी कंप्यूटर की रीसेंट एक्टिविटीज हुई होती हैं, रीसेंट एक्टिविटीज वो इसमें स्टोर होती हैं. इवन रिसेंटली नहीं, आपके पासवर्ड्स, आईडीज, ऑटोमेटिक जो भी डेटा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होता है, जैसे आपने एफ लिखा और एफ लिखते ही फेसबुक कंप्लीट हो गया, अपने आप facebook.com लिखा आ गया, क्योंकि ये जो facebook.com का जो पेज है ये आपकी रीसेंट एक्टिविटी है और मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी है. ये आपकी कैशे मेमोरी में सेव हुआ पड़ा है. जितनी टेम्परेरी फाइल्स है आपकी, कंप्यूटर की कुकीज हैं, कंप्यूटर के पासवर्ड्स हैं, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड है, इवन यूट्यूब के अंदर एक बार यूट्यूब की पूरी वीडियो लोड हो जाए और उसे आप रिप्ले करके दोबारा से सुने, वो ऑटोमेटिक चल पड़ती है बिना इंटरनेट के भी, और आप बोलते हैं क्योंकि यूट्यूब की वीडियो लोड हो चुकी है. वो लोड कहां होती है? वो कैशे मेमोरी में होती है. तो कैशे मेमोरी के अंदर हम रेफरेंस एक्टिविटीज रखते हैं, जो मोस्ट रिसेंट एक्टिविटी होती है, जो बार बार होने वाली एक्टिविटी होती है, उसे हम कैशे मेमोरी में रखते हैं. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. सपोज आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, सपोज गूगल पे आपने कुछ सर्च किया और पहला लिंक पे क्लिक किया, फिर वेबसाइट खुल गई, वेबसाइट पे कुछ लिंक पे क्लिक किया और इंटरनेट लाइट चली गई, इंटरनेट बंद हो गया. अब आप बैक बटन दबाइए, आप बैक बटन दबाएंगे, आप पिछले पेज पे आ जाओगे, फिर बैक बटन दबाओगे, आप गूगल की लिस्ट पे आ जाओगे, और फिर बैक बटन दबाओगे गूगल सर्च इंजन पे आ जाओगे. मगर अगर आप फॉरवर्ड दबाओगे तो वो एरर दिखाएगा, देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन. एंड आई आस्क यू हाउ दिस हैपेंड. आप बोलोगे क्योंकि सर पेजेस लोड हो गए थे, इसलिए इंटरनेट ना होने के बावजूद मुझे पेजेस दिख रहे हैं. वो लोड हुए कहां हैं? वो लोड हुए हैं आपके कैशे मेमोरी के अंदर. इसलिए हम कैशे मेमोरी को लोकैलिटी लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं. लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस, एक ऐसा मोहल्ला जहां हमें हमेशा रेफरेंस मिलती है, एक ऐसी मेमोरी जहां हमेशा हमें रेफरेंस मिलती है. हम एफ लिखते हैं, एफ का रेफरेंस आता है फेसबुक, एफ लिखते ही फेसबुक कंप्लीट हो जाता है, ऑटोमेटिक लिखा जाता है facebook.com, क्योंकि ये डेटा हमारा कैशे मेमोरी से निकल के आ रहा है. एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज लोकैलिटी ऑफ रेफरेंस. एक ऐसी जगह, एक ऐसा मोहल्ला जहां पे हमें रेफरेंस ही रेफरेंस मिलती है. हमेशा याद रखिए कैशे मेमोरी कभी भरती नहीं है. क्यों नहीं भरती है? क्योंकि वो ओवरराइड होती रहती है रिसेंट एक्टिविटी से. तो कैशे मेमोरी कभी भी नहीं भरेगी. आपने देखा होगा गूगल क्रोम के ऊपर भी, गूगल क्रोम के अंदर, ब्राउजर के अंदर भी, जब आप टैब पे क्लिक करते हैं तो एक थंबनेल्स बने आते हैं रिसेंट वेबसाइट्स जो आपने विजिट की होती है, वो भी सब कैशे मेमोरी में होती है. इवन ब्राउजर की जो हिस्ट्री होती है वो भी कैशे मेमोरी में सेव होती है. तो लेट्स रीड दिस. There is a huge speed difference between the registers and the primary memory. So what you do, in order to bridge these speed differences, we have cache memory. Cache memory is smaller, faster. We store copies of data from the most frequently used main memory locations, so that your processor, that is CPU, can access it more rapidly than main memory. It is also called as locality of reference.
It is also called as locality of reference, which allow improving substantially the effective memory access time. और इस लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की वजह से आपका टाइम बहुत कम लगता है. आप सिर्फ एफ दबाते हो, फेसबुक आ जाता है, एंटर मारते हो, टाइप करने की जरूरत नहीं है, एंड इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम. एंड दैट इज अ गुड पार्ट अबाउट योर कैशे मेमोरी. तो लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो अ टेम्परेरी मेमोरी. ओके, सो गाइस, मैं यहां पर एंड अप करूंगा. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको वर्चुअल मेमोरी समझाई जाएगी और बाकी छोटी मोटी जो चीजें बची हुई हैं मेमोरी समझाई जाएगी. And then we'll move ahead towards the other things of the lecture. We have secondary memory, we have output devices which we're gonna study later on. But the main part which on this next day I will be doing is the SDLC, which is called Software System Life Cycle Process. Is a very very important topic. ये मैं करवाऊंगा आपकी अगली क्लास में, and hopefully that will be a live class. So guys, just study hard, have a very very productive time, study well, and if you have any trouble then ask me for any doubts you have. एंड इस सारी चीजों को घर से रिवाइज करिएगा और डाउट्स पूछते जाइएगा. फिर भी कोई ट्रबल होता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. नेक्स्ट क्लास में हम और एनर्जेटिकली पढ़ेंगे और अपने आप को एक्टिवेट करिएगा, अच्छे से सुनिएगा. आई सी यू बैक अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास टुमारो. गुड बाय फॉर नाउ. आपको मैं कल मिलूंगा फॉर श्योर. बाय.